यस फ्रेंड्स, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कस कर रहे हैं। आपने कुछ डिस्कशंस इलेक्ट्रिकल केटल या इलेक्ट्रिक हीटर या इलेक्ट्रिक आयरन बिजली की प्रेस या इलेक्ट्रिक केटल जिसमें चाय वगैरह बनाते हैं। ओके, तो क्या है कि अपन इसको जोड़ते तो घर के सर्किट में ही है और इसलिए वोल्टेज इन पे हमेशा हम कांस्टेंट लेते हैं। तो जो हीट प्रोड्यूस्ड है उसका फॉर्मूला लेंगे v²/r/t, ताकि वोल्टेज को हमेशा कांस्टेंट लिया जा सके। हाउस होल्ड सर्किट में ही आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं और इन पर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। हीट का फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम। तो ये जो R है इसको हम लिख सकते हैं ρL/A इनटू टाइम। अगर हमें सेम हीट प्रोड्यूस करनी है, सपोज कहता है कि आपने जो मेनली क्वेश्चन बनते हैं इस पे, वो जो इलेक्ट्रिकल फिलामेंट है कैटल का या हीटर का जो फिलामेंट है उसकी लेंथ चेंज करते हैं। यूजुअली एरिया वगैरह तो चेंज करते नहीं है। वो इलेक्ट्रिक कैटल का वायर आधा काट देते हैं, अगर बीच में से कहीं फ्यूज हो गया है तो, मेल्ट हो गया है तो, और फिर वापस उसी को सप्लाई से जोड़ देते हैं। तो बेसिकली इफ सेम अमाउंट ऑफ हीट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, तो एच सेम है, पैरेलल में वोल्टेज सेम है, वायर का एरिया सेम है, वायर की रेजिस्टिविटी सेम है, आपने केवल वायर की लेंथ चेंज की है। तो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट ये भाई ध्यान रखने लायक बात है कि बात हम तब कर रहे हैं व्हेन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज सेम। एक हीटर में या एक केटल में हम चाय बना रहे हैं, चाय बनाने में 10 मिनट लग रहे हैं और बाद में देखा कि कुछ फॉल्ट है, तो जितने पोर्शन में फॉल्ट है उतना पोर्शन हमने काट के बाहर फेंक दिया और रिमेनिंग लेंथ उससे सर्किट कंप्लीट कर दिया। और अब पूछ रहा है कि आपको उतनी चाय बनाने में टाइम कितना लगेगा, क्योंकि आप उतनी ही हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो उतनी ही चाय बना रहे हैं, या उतना ही बर्फ मेल्ट करवा रहे हैं, या उतना ही पानी बॉईल करवा रहे हैं, वॉटेवर। ठीक है, टाइम अगर खाली वेरिएबल है, सिर्फ टाइम वेरिएबल है, तो टाइम इज लेंथ ऑफ द हीटर फिलामेंट। बस ये ध्यान रखना, इस पर एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन आपको जैसे ये कह देते हैं कि लेंथ ऑफ हीटर वायर is reduced by 1/3. Time taken to heat same amount of water will change by a factor of, ये हीटर वायर की लेंथ जो है it has been reduced by 1/3, reduced by 1/3. So time taken to heat same amount of water will change by a factor of, देखिए इसने कहा है लेंथ ऑफ द हीटर वायर इज रिड्यूस्ड बाय 1/3, उसने ये कहीं नहीं कहा कि रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 1/3। तो एक्चुअली इसका मतलब यह हुआ कि जो न्यू लेंथ है वो ओल्ड लेंथ माइनस L/3 है, तो जो L डैश है वो 2L/3 है। तो लेंथ हैज चेंज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2/3 एंड वी नो दैट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर ये 2/3 के फैक्टर से चेंज हो गया लेंथ, तो टाइम भी 2/3 के फैक्टर से चेंज हो जाएगा। यहाँ इसने रिड्यूस बाय बोला है, ये फैक्टर के फॉर्म में नहीं दिया है, पर ये फैक्टर के फॉर्म में दिया है। फैक्टर यानी मल्टीपल, और रिड्यूस बाय का ये मतलब होता है। तो सारी बातें एक क्वेश्चन में इंक्लूड कर ली गई हैं। यस, when coil A alone is used in a kettle, water boils in time t1. When coil B alone is used in kettle, same kettle है और अब उसमें coil B यूज की है, सेटिंग्स अलग अलग हम कर सकते हैं उनकी, हीटर में या ज़्यादा हीट निकालनी है तो चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स। तो सेटिंग्स चेंज करके खाली जब कॉइल B यूज कर रहे हैं
उतना ही पानी गर्म करने में टाइम T2 लग रहा है. Calculate the time taken to boil the same amount of water when both the coils are once connected in series and once in parallel. इन इस केस में जब सॉल्व करेंगे तो पाएंगे एक बार आंसर आता है T1 plus T2 टोटल टाइम लगेगा, एक बार आंसर आता है T1 T2 upon T1 plus T2 लगेगा. अगर आपको ये एहसास है कि आपको जो आंसर निकालना है वो बड़ा आएगा, ज्यादा आएगा, तो आंसर T1 plus T2 आएगा. और इफ यू आर वेरी श्योर कि आप जिस टाइम को निकाल रहे हैं वो थोड़ा कम आएगा, तो टाइम T1 T2 upon T1 plus T2 आएगा. तो जल्दबाजी में हम यही एक डिसीजन गलत कर देते हैं पेपर में कि आंसर बड़ा लाना है कि छोटा लाना है. उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती. तो इसे सपोर्ट करना चाहते हैं थियरी से कि हम आंसर कब बड़ा आएगा, कब ज्यादा है, छोटा है. देखिए जब आप सीरीज में जोड़ते हैं तो आप जानते हैं टोटल पावर कम हो जाता है. जब आपने सीरीज में दो कॉइल्स को जोड़ दी तो इट इज लाइक एडिंग मोर बल्ब्स इन सीरीज. तो कंबाइंड पावर कम हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा यानी H/T कम हो जाएगा, हीट पैदा होने का रेट कम हो जाएगा. सीरीज में कंबाइंड पावर डिक्रीज हो जाएगा, हीट के पैदा होने का रेट कम हो जाएगा, तो उतनी हीट पैदा करने में टाइम ज्यादा लगेगा. सीरीज मतलब मोर बल्ब्स. सीरीज में हीटर वायर की लेंथ बढ़ गई, लिख दीजिए इन सीरीज लेंथ ऑफ द हीटर वायर इंक्रीजेस. सीरीज में लेंथ ऑफ द हीटर वायर इंक्रीजेस as if more bulbs have been connected in series. As if more bulbs have been connected in series. सीरीज में लेंथ ऑफ द फिलामेंट वायर बढ़ जाती है जैसे कि मोर बल्ब्स हमने सीरीज में ऐड कर लिए, एंड मोर बल्ब्स इन सीरीज मींस लेस पावर, P by N हो जाता था, कंबाइंड पावर कम हो जाता था. तो अब पावर कम हो जाएगा, तो H/T कम हो जाएगा, हीट पैदा होने का रेट कम हो जाएगा. और हीट तो उतनी ही पैदा करनी है. हीट अगर उतनी ही पैदा करनी है तो उतनी हीट पैदा करने में अब आपको टाइम ज्यादा लगेगा. पावर हो गया है कम, हीट पैदा करनी है सेम. ठीक है, T है H/P, H है सेम. सीरीज में पावर हो गया है कम तो टाइम ज्यादा लगेगा. और पैरेलल मतलब टू इंडिपेंडेंट सर्किट्स. ये कॉइल भी अपनी हीट पैदा कर रही है और ये कॉइल भी अपनी हीट पैदा कर रही है. ऐसा लग रहा है आपने दो बर्नर्स एक साथ जला दिए. एक कंटेनर में खिचड़ी बना रहे हैं आप और आपने दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज लगा दिए उसके नीचे. पैरेलल मतलब इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ये तो अपनी इंडिपेंडेंट हीट पैदा करती ही जाएंगी. पैरेलल में तो पावर बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाता है मतलब हीट पैदा होने का रेट बढ़ जाता है. तो उतनी हीट पैदा होने में अब टाइम कम लगेगा. पैरेलल में टाइम कम लगेगा. इनकी कैलकुलेशंस अगर हम करें तो सीरीज की अगर बात करें तो सीरीज में यहाँ से शुरुआत करते हैं. R इक्विवेलेंट इज R1 plus R2 और पावर होता है V²/R, तो R होता है V²/P. ये ऐसा हो गया और ये हो गया V²/P इक्विवेलेंट. ये इनके पहले पावर्स थे. तो 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 plus 1/P2. ये मैं सीरीज में फॉर्मूला जानता ही हूँ पर मुझे हीट में और टाइम में जाना है, तो पावर की जगह में H/T लिख देता हूँ. ये हो जाएगा T इक्विवेलेंट बाय H इज इक्वल टू T1/H प्लस T2/H. और हाँ, इसलिए हीट मैंने कहा है कि हर बार सेम है, इसलिए सीरीज में T इक्विवेलेंट T1 plus T2. सीरीज में T इक्विवेलेंट T1 plus. सीरीज की बात आते ही आपको ये ध्यान आना चाहिए, मोर बल्ब्स इन सीरीज गेट लेस पावर. सीरीज में इस चैप्टर में जैसे ही दो चीजें सीरीज में जोड़ी जाती हैं आपको बोलना है पावर कम हो जाएगा. सबसे पहले यही ध्यान आना चाहिए. और अगर पावर कम हो जाएगा तो उतनी हीट पैदा करने में टाइम ज्यादा लगेगा. पैरेलल में देखिए, पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट तो 1/R1 plus 1/R2. पावर होता है V²/R, तो R हो जाएगा V²/P. मेरे को 1/R चाहिए तो P/V². P इक्विवेलेंट बाय V², तो P1/V² प्लस P2/V². और मुझे तो पता ही है कि पैरेलल में पावर हम ये लेते हैं बशर्ते
हर एक के अक्रॉस उसका रेटेड वोल्टेज लग रहा हो। जब आपने पहली कॉइल जोड़ी है तो उस पर वोल्टेज भी लग रहा है, सप्लाई वोल्टेज, और जब दूसरी कॉइल भी जोड़ी है तो पैरेलल में ही जोड़ी है, उस पर भी सप्लाई वोल्टेज ही लग रहा है। अब पावर को लिख दीजिए एच बाई टी, हो जाएगा एच बाई टी वन, हो जाएगा एच बाई टू टी टू, और ये हो जाएगा एच बाई टी इक्विवेलेंट। और हीट प्रोड्यूस उसने बोला हर बार सेम है, तो 1 बाई टी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई टी वन प्लस टी 1 बाई टी टू। सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, इसी क्वेश्चन में नहीं, कभी भी अगर आपको आइडिया है कि शायद आंसर कम आना चाहिए तो आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको लगता है टाइम कम आएगा तो आप टी वन टी टू अपन टी वन प्लस टी टू से आंसर निकाल दीजिए। कभी भी आपको लगता है कि टाइम ज्यादा आएगा तो आप टी वन प्लस टी टू से आंसर निकाल दीजिए। ऐसी मतलब रिस्क है वैसे तो इसमें, पर ली जा सकती कोई भी क्वांटिटी। अगर आपको पता है कि ये डेफिनेटली थ्योरी से आपको इतनी इंक्लिंग है कि आंसर छोटा आएगा, तो इससे आंसर ट्राई करके देखिए। ऑलराइट, हीटर में वायर कौन सा यूज कर सकते हैं वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। बेसिकली नाइक्रोम वायर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई और रेजिस्टिविटी हाई, ताकि कॉम्पैक्ट हीटर्स इलेक्ट्रिकल केटल्स कॉम्पैक्ट बन सकें। फ्यूज वायर में दोनों फ्यू, और हीटिंग वायर में दोनों हाई, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई और रेजिस्टिविटी भी हाई। तो स्टैंडर्ड 40 वोल्ट ट्यूबलाइट है, is in parallel with the room heater. Full stop. Initially only tube light is on and heater is also switched on. The intensity of tube light. ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। आप घर में बैठ के ऐसे कर रहे होते हैं, आप घर में बैठ के हीटर में पढ़ रहे हैं कि कोई मोटर या ट्यूब हीटर ऑन कर देता है, गीजर ऑन कर देता है, ऐसी कोई चीज जो हाई पावर हाई करंट ड्रॉ करती है। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप इसका आंसर सोच सकते हैं। चलिए, शायद ये हमारा डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है कि अगर हम कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं चलिए, क्या है इसमें एक्चुअली जब ऐसा सर्किट रहता है इन लोगों का, ये हमारी सप्लाई है, मे बी एसी सप्लाई है, ये हमारी एसी सप्लाई है, और ये फ्यूज है, और ये चलो ट्यूबलाइट हो गई मे बी, या बल्ब हो गया, और ये हीटर हो गया। इसका कोई ना कोई इस सप्लाई सिस्टम का इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है। सप्लाई सिस्टम का थोड़ा बहुत इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है। तो जैसे ही आप इसको स्विच ऑन करेंगे तो ये बहुत हाई पावर का इंस्ट्रूमेंट है, ये अपने अपने हिसाब से ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। तो सप्लाई में जो आर इंटरनल में जो करंट है ना, वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ होने वाला वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। तो जो रिमेनिंग वोल्टेज ट्यूबलाइट का क्रॉस है ना, वो कम हो जाएगा, इसलिए ट्यूबलाइट की इंटेंसिटी परमानेंटली कम हो जाएगी।
हमें सप्लाई सिस्टम में हमेशा आर इंटरनल कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। जो भी नेटवर्क आपके घर तक बिजली लेके आ रही है उसका हमारे घर में पहुंचने के पहले ही कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। खंबे से लेकर तार आपकी मेज तक जो आते हैं वो सब आर इंटरनल कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे ही आप ये स्विच ऑन करोगे तो हीटर तो हाई पावर डिवाइस है, खूब सारा करंट ड्रॉ करेगा, सप्लाई से चलने वाला करंट बढ़ जाएगा, यहाँ ड्रॉप बढ़ जाएगा तो यहाँ वोल्टेज कम हो जाएगा। और जितनी देर ये ऑन रहेगा परमानेंटली ये अपना करंट मांगते ही रहेगा, तो परमानेंटली यहाँ वोल्टेज कम रहेगा, इसलिए परमानेंटली इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर ये मोटर होती ना तो मोटर सिर्फ स्टार्टिंग में करंट ड्रॉ करती है, एक बार मोटर स्पीड पिकअप कर लेती है ना तो उसका करंट वापस नॉर्मल हो जाता है। तो फिर मोटर के केस में ये ट्यूबलाइट की इंटेंसिटी सिर्फ मोमेंटली डिफर करती है। अब आप इसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर हीटर ऑन करेंगे, गीजर ऑन करेंगे तो इंटेंसिटी परमानेंटली कम हो जाएगी जिस ट्यूबलाइट में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, और अगर मोटर ऑन करेंगे तो मोमेंटली इंटेंसिटी कम होगी तो जल्दी ही वापस नॉर्मल हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, ऑलमोस्ट वही का वही है। ए दोनों स्विच ऑन थे पहले और ए स्विच ऑफ हो गया, जल गया, तो बी की इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इसेंशियली पिछला ही क्वेश्चन है। अब हम जानते हैं जब ये बर्न हो जाएगा तो टोटल करंट यहां से चलने वाला कम हो जाएगा। अब शायद वो जो हीटर जो अपने पैरेलल में स्विच ऑन किया था ना, अब उसे स्विच ऑफ कर दिया। जो आपने उसे स्विच ऑफ कर दिया इसके हिस्से का करंट यहाँ नहीं जा रहा। अब यहाँ पर से जाने वाला करंट कम हो गया तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। हमने पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन दिए थे कि इंटेंसिटी परमानेंटली डिक्रीजेस है, परमानेंटली इंक्रीजेस। परमानेंटली से हमारा मतलब था जब तक हीटर स्विच ऑन है। पिछले क्वेश्चन में हमने ये दिया था कि 40 वाट ट्यूबलाइट है और यहाँ एक हीटर को पैरेलल में स्विच ऑन कर लिया, तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा था? तो हमारा कहना था इंटेंसिटी परमानेंटली डिक्रीजेस। परमानेंटली से मतलब है जब तक ये हीटर ऑन है, जैसे ही आप हीटर ऑफ करोगे तो इसकी इंटेंसिटी वापस नॉर्मल हो जाएगी। कारण ये है कि अब पहले तो इसके नाम का भी करंट चलता था, इसके लिए भी सप्लाई से करंट चलता था, अब इसके लिए सप्लाई से करंट चल नहीं रहा, तो टोटल ड्रॉन करंट कम हो गया। करंट कम हो गया तो यहाँ ड्रॉप कम हो गया, यहाँ वोल्टेज बढ़ गया। ये क्लियर ध्यान रखिए कि जैसे ही जब तक हीटर आपका ऑन रहता है, जब तक हीटर ऑन रहता है तब तक इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अगर क्वेश्चन ये रहता है कि मैंने यहाँ हीटर कुछ नहीं था पर अब हीटर इंक्लूड कर लिया, कुछ नहीं था पर हीटर इंक्लूड कर लिया, तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और जैसे आप हीटर स्विच ऑफ करेंगे वापस इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंट केस है, याद रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। तो नेक्स्ट स्विच इसमें हम क्लोज कर रहे हैं, ये वाला स्विच क्लोज कर रहे हैं। पहले तो ये ऑफ था, अब इसे क्लोज कर रहे हैं। तो x की इंटेंसिटी पे और y की इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? कॉन्सेप्चुअली तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। फिर से ये तो सीरीज में जैसे हम आर इंटरनल दिखाते थे ना, अब वहां पे एक बल्ब आ गया। अब आप जैसे ही इसे ऑन करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस मिला के कम हो जाएगा, सर्किट से चलने वाला करंट बढ़ जाएगा। यहाँ करंट बढ़ जाएगा तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो आंसर ये है कि x की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और क्योंकि यहाँ ड्रॉप ज्यादा होगा तो यहाँ ड्रॉप कम होगा, तो इस पे वोल्टेज कम हो जाएगा, तो y की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये आंसर है। जब हम स्विच S को क्लोज करेंगे तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट कम हो जाएगा, बैटरी से चलने वाला करंट बढ़ेगा। हम तो ये बोलते हैं पहले खाली इसके नाम का करंट चल रहा था, अब इसके नाम का भी करंट चलेगा, तो टोटल करंट बढ़ जाएगा। तो सीरीज में जो X है, ये जो बल्ब है सीरीज में जुड़ा है, इसका करंट बढ़ जाएगा। ये R इंटरनल जैसा ही है, इसका करंट बढ़ जाएगा तो इसका एलिमिनेशन बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगा क्योंकि। और अब जितना भी करंट चल रहा है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक्चुअली अब इसमें करंट पहले की तुलना में कम जाएगा। करंट की बात ना करें, वोल्टेज की बात करें। जब टोटल में से यहाँ करंट ज्यादा जा रहा है तो यहाँ वोल्टेज ज्यादा गिर रहा है, तो यहाँ बचा हुआ वोल्टेज है वो यहाँ कम गिर रहा है, तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, x की बढ़ जाएगी, y की डिक्रीज हो जाएगी।
इसेंशियली ये पिछला ही क्वेश्चन चला आ रहा है कि आपने हीटर को स्विच ऑन कर दिया, जैसे ही आपने हीटर को स्विच ऑन किया तो ये सीरीज में आप 40 वाट बल्ब में आप बैठ के पढ़ रहे थे, अब आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहां रोशनी कम हो गई है। सेम केस है, सीरीज में हमने ये पैरेलल में हीटर को स्विच ऑन किया, एग्जैक्टली सेम केस है। नेक्स्ट, द बल्ब विद मैक्सिमम ब्राइटनेस, ये सब बल्ब दिखाए गए हैं एग्जाम में। बल्ब का शेप और डायग्राम कैसा भी दिखा सकता है, ऐसा भी और ऐसा भी, हमें खाली ऐसा ही देखने की आदत ना रहे, ऐसा भी बल्ब दिखा सकता है और ज़रा भी चेंज होता है तो हम थोड़ा सा टाइम तो लगता है एडजस्ट करने में अपने आप को। तो कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा रोशनी दे रहा है इस समय? इसमें क्या है, बल्ब ए और बी तो सीरीज में है, और सीरीज में तो आप जाते हैं कंबाइंड पावर, मतलब हर एक सब आइडेंटिकल बल्ब थे, प्रोबेबली सब आइडेंटिकल बल्ब थे। तो क्या हो गया कि इसका यदि इसका हर एक का रेटेड पावर पी था तो इसका पावर p/4 हो जाएगा और इसका पावर p/4 हो जाएगा एक्चुअल पावर, और ये पैरेलल में है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो कुछ है नहीं, तो जो इसका एक्चुअल पावर था, जो एक्चुअल पावर था वो पैरेलल में ये देगा। तो यहाँ जो करंट जा रहा है ना वो इन दोनों के नाम का जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है डबल, इसमें से करंट, अगर इसमें करंट आई है और इसमें भी करंट आई है, इसमें तो करंट I/2 है क्योंकि दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, और इसमें करंट है 2I, पावर इसका इसकी तुलना में इसका पावर 4 टाइम्स ज्यादा है। C का पावर मैक्सिमम है बिकॉज इट कैरीज मैक्सिमम करंट। ये आइडेंटिकल बल्ब्स है, मान लीजिए हर एक का रेटेड पावर P था, तो सीरीज में तो पावर इसका 1/4 हो जाएगा, इसका वोल्टेज आधा हो जाएगा, इसका वोल्टेज आधा हो जाएगा, पावर 1/4 हो जाएगा, दोनों का मिला के भी p/2 होगा। ये अकेला p होगा, ये अकेला p होगा क्योंकि इनको इनके रेटेड वोल्टेज मिल रहे हैं, और इस पे करंट डबल हो गया है, इसका इल्यूमिनेशन 4 टाइम्स हो गया। C की इंटेंसिटी मैक्सिमम है। आइडेंटिकल बैटरीज हैं और बल्ब्स भी आइडेंटिकल हैं। दो बैटरी यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, यहाँ सीरीज में जुड़ी है और यहाँ ये पैरेलल में जुड़ी है। कहीं दो बल्ब है, कहीं तीन बल्ब है, ठीक है। यहाँ दो बैटरी सीरीज में और दो बल्ब सीरीज में, यहाँ दो बैटरी सीरीज में और दो बल्ब पैरेलल में, यहाँ तीन बैटरी, चलो दो ही बैटरी दिखाई है, दो बैटरी सीरीज में और ये तीन बल्ब, और ये दो बैटरी पैरेलल में और यहाँ तीन बल्ब। तो इंटेंसिटी पूरे पूरे सबके मिला के इंटेंसिटी कब मिनिमम होगी? कह रहा है इल्यूमिनेशन टोटल किस केस में मिनिमम होगा, तो हम सब में निकाल ही लेते हैं। अगर इधर ये E और E है तो फर्स्ट केस में जो टोटल इल्यूमिनेशन होगा वो होगा 2E का होल स्क्वायर अपॉन 2R जो होगा। सेकेंड केस में होगा 2E का होल स्क्वायर अपॉन 3R। थर्ड केस में होगा 2E का होल स्क्वायर अपॉन R/2। EMF बढ़ गया है और रेजिस्टेंस कम हो गया है टोटल मिला के। और फोर्थ केस में होगा E स्क्वायर अपॉन R/3, सॉरी 3R। ये बल्ब सीरीज में है तो 3R। ये पैरेलल में वोल्टेज एक ही बैटरी के बराबर है और बल्ब ज्यादा हो गए। जितने ज्यादा बल्ब सीरीज में होंगे, जितने ज्यादा बल्ब सीरीज में होंगे पावर उतना कम होगा। तो तीन बल्ब है, या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है। सीरीज में इसमें पावर सबसे ज्यादा होगा, पैरेलल में दोनों ज्यादा रोशनी देंगे, फिर ये सीरीज में थोड़ा पावर कम हो जाएगा। अगर आपको पावर मिनिमम चाहिए तो ये ज्यादा बल्ब, जितने ज्यादा बल्ब सीरीज में होंगे तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, पर इसमें तो दोनों बैटरी सीरीज में कम से कम वोल्टेज ज्यादा है, यहाँ तो बैटरी एक ही बैटरी का वोल्टेज है। पावर अगर आपको मिनिमम चाहिए तो सीरीज में जहां ज्यादा से ज्यादा बल्ब जुड़े होंगे, फोर्थ इसका सही आंसर है। देखिए मैक्सिमम पावर के लिए मैक्सिमम बल्ब पैरेलल में हो, मैक्सिमम बल्ब पैरेलल में हो और मैक्सिमम बैटरियां सीरीज में हो, और मिनिमम पावर के लिए ज्यादा से ज्यादा बैटरियां, सारी बैटरियां पैरेलल में हो और सारे बल्ब सीरीज में हो, ठीक है। अगर मैक्सिमम पावर चाहिए तो बैटरियां जुड़ जाएं और बल्ब पैरेलल में आ जाएं, और अगर मिनिमम पावर की बात कर रहा है तो बैटरियां पैरेलल में आ जाएं और बल्ब सीरीज में आ जाएं। मिनिमम पावर तो
जितने ज्यादा बल्ब सीरीज में होंगे टोटल पावर उतना कम होगा। नेक्स्ट, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दी है। हर बल्ब एक्चुअली 4 वॉट का है, मतलब उसका रेटेड, और बल्ब 1 का रेजिस्टेंस 36 ओम है। अभी भी एक्चुअली इस समय हर एक, इस गिवन कंडीशन में हर बल्ब 4 वॉट, सबके रेजिस्टेंस अलग अलग है, और गिवन कंडीशन में हर बल्ब 4 वॉट एक्चुअली कंज्यूम कर रहा है, तो बल्ब 4 का रेजिस्टेंस चाहिए। कैलकुलेशन की शुरुआत उस बल्ब से की जाए जिसकी आपको कम से कम 2 जानकारियां हो। बल्ब 1 से कैलकुलेशन की शुरुआत की जाए क्योंकि वहां आपको रेजिस्टेंस भी पता है और आपको पावर भी पता है, तो बल्ब 1 का वोल्टेज निकाल लीजिए। अकॉर्डिंगली फिर 3 और 2 का वोल्टेज मिल जाएगा, और फिर 4 पे भी आ जाएंगे आप। देखिए, मुझे बल्ब 1 के बारे में सारी जानकारी है, इसका मुझे आर पता है और इसका पावर पता है, तो बल्ब 1 पे मैं पहले फोकस कर लेता हूँ और पी का फॉर्मूला ले लेता हूँ V²/R। तो V है √PR, ये √36 into 4 rather, right? So that makes it 6 into 2. तो इस ब्रांच का जो वोल्टेज है ना वो 12 वोल्ट है, तो इस पूरी ब्रांच का भी वोल्टेज 12 वोल्ट होगा। तो मुझे इस ब्रांच का एक्चुअली वोल्टेज चाहिए। अब उसके लिए मुझे इस ब्रांच में टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट है, फिर मैं हर एक का करंट, उस पूरी ब्रांच का करंट भी निकाल लेता हूं। यहाँ 12 वोल्ट है और इस पूरी ब्रांच का भी वोल्टेज 12 वोल्ट है, और ये दोनों मिलकर के इनका जो कंबाइंड पावर है वो 8 वॉट है। तो मैं इस ब्रांच का, पूरी ब्रांच का करंट निकाल लेता हूँ P/VI से। इस पूरी ब्रांच में P/VI से मैं पावर ले लेता हूँ टोटल 8 ओम, पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस है 12, और इस पूरी ब्रांच का करंट मैं निकाल लेता हूँ। तो इस ब्रांच का करंट आ गया 8/12 यानी कि 2/3। ओके, इस पूरी ब्रांच का करंट आ गया 2/3 एम्पियर, और इस पूरी ब्रांच का करंट है I is equal to V/R, P/VI। इस पूरी ब्रांच का करंट है P/VI से ही, इसका पावर है 4 और इसका V है 12, इसका I है 1/3, तो 2/3 प्लस 1/3 टोटल मिला के करंट यहाँ से आ रहा है 1 एम्पियर, और इसका पावर भी है 4 वॉट। तो आप P/VI कर लो, या आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो आप P/V²/R कर लो। तो पावर तो इसका 4 वॉट ही दिया है, पावर तो 4 वॉट ही दिया है, और इसका मुझे वोल्टेज, इसका मुझे करंट पता है और इसका मुझे पावर पता है। तो P/VI से P/VI कर लेता हूं मैं, इसका मुझे पावर पता है 4 और इसका करंट पता है 1 एम्पियर। तो इसका जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट है, खाली इस पे वोल्टेज 4 वोल्ट है, और इसका पावर भी 4 वॉट है। अब पावर है V²/R, तो 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4/R, तो R की वैल्यू आ जाएगी 4 ओम। इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 ओम, इसका आंसर है 4 ओम। ओके, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में जो आखिरी बातें हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, वो हम कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो वोल्टमीटर, एमीटर, ये सब आना ही चाहिए। सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ते हैं वो है गैल्वेनोमीटर, है ना, टू डिटेक्ट और मेजर करंट। किसी सर्किट में करंट है या नहीं है, या उसे नापना हो तो हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। इसके बाद बात थोड़ी सी होती है पीओ बॉक्स की, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है। We both are used to measure unknown resistance। इससे करंट नापते हैं, इससे एक अननोन रेजिस्टेंस नापते हैं, एंड दे आर बेस्ड ऑन बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज।
एक व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करने पर ये दो मेथड बेस्ड होते हैं। इसके बाद है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर में नाम से क्लियर है कि आप पोटेंशियल नाप रहे हैं, वोल्टेज नापते हैं, टू मेजर वोल्टेज। वोल्टेज पोटेंशियल बोलिए, वोल्टेज बोलिए, पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए, सब एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। हम मेजरमेंट्स में जो कर रहे हैं उसमें पहले ये करंट डिटेक्ट करते हैं या करंट नापते हैं, फिर रेजिस्टेंस नापते हैं, फिर पोटेंशियल नापते हैं, और फिर फाइनली हम लोग ये पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाया जाए। कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, इसी से ऑफ कोर्स करंट नापते हैं, मेजर करंट, और उसके बाद फाइनली वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से वोल्टेज नापते हैं। ये भी एक ही बात है, इन दोनों से वोल्टेज नापते हैं, इन दोनों से करंट नापते हैं, इन दोनों से वोल्टेज नापते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। पोटेंशियोमीटर में और वोल्टमीटर में एक ही बात है। एक नाम हमने क्वांटिटी से रख दिया, पोटेंशियल नाप रहे हैं तो पोटेंशियोमीटर। अब ऐसा एक और इंस्ट्रूमेंट बन गया तो फिर हमने उसकी यूनिट से नाम रख दिया वोल्टमीटर। बाकी वोल्टेज, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब एक ही बात है। ये पूरी डिस्कशन अब हमारा रहेगा। ओके, तो पहले मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये करंट बेसिकली डिटेक्ट करता है और थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन से आप इससे करंट नाप भी सकते हैं। बेसिकली ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है डीसी गैल्वेनोमीटर और एक हो सकता है एसी गैल्वेनोमीटर। जो डीसी गैल्वेनोमीटर है, इट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए इसका प्रिंसिपल वगैरह बहुत डिटेल में तो अभी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एसी गैल्वेनोमीटर होता है, दिस इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमने अभी भी पढ़ लिया, तो खैर ये हमारे सिलेबस में है नहीं ज्यादा, थोड़ा बहुत जिक्र इसका कहीं आएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यानी जो I²RT है उस पर बेस्ड होता है। इस पे जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं उन्हें हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। करंट जाता है और कॉइल गर्म हो जाती है, इनको हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। हॉट वायर एमीटर या हॉट वायर वोल्टमीटर या हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। इसका अभी हमें ज्यादा जिक्र करना नहीं है, हमें अभी इसी को पढ़ना है। और डीसी गैल्वेनोमीटर में भी एक होता है सस्पेंडेड कॉइल टाइप और एक होता है पिवोटेड कॉइल टाइप। ये इनकी पूरी जन्म कुंडली है। एक में कॉइल सस्पेंडेड होती है और एक में कॉइल दो सपोर्ट्स के बीच में पिवटेड रहती है। खैर इनके भी डिटेल्स में हमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। एक डीसी गैल्वेनोमीटर का इस समय हमें बेसिकली आइडिया चाहिए। वी आर इंटरेस्टेड इन डीसी गैल्वेनोमीटर ओनली राइट नाउ, और उसके जो सब डिविजन्स हैं इनकी भी फिलहाल हम और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। When a current carrying coil is placed in external magnetic field, it experiences a torque. जैसे हमने इलेक्ट्रिकल डाइपोल में पढ़ा था ना, ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल में भी पढ़ेंगे। एक कॉइल है पूरी की पूरी, उस कॉइल में आप करंट भेज रहे हैं तो कॉइल ऐसी पूरी घूमती है। और कॉइल सपोज ऐसी है और कॉइल यहाँ से यहाँ तक घूम रही है, तो जब कॉइल टॉर्क के मारे जब कॉइल घूम रही है ना, तो ये उसके ऊपर पॉइंटर अटैच्ड है, तो ये पॉइंटर भी घूम रहा है, ठीक है ना। ऐसा पॉइंटर भी घूमता है। और यहाँ नीचे स्केल होता है, स्केल पे लिखा होता है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, ये स्केल होता है। और स्केल पे ये कैलिब्रेशंस होते हैं और यहाँ पॉइंटर आके रुक जाता है। तो यहाँ जो वैल्यू लिखी है करंट की वो आप पढ़ लेते हैं, उतना करंट सर्किट में बह रहा है। ओके, ये प्री कैलिब्रेटेड स्केल का क्या मतलब है ये बता दूं आपको। पहले हम लोग जब ये इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ना, तो इसमें 5 एम्पियर करंट भेजते हैं या चलो 1 एम्पियर करंट भेजते हैं, और जहाँ पॉइंटर आके रुकता है ना उसके ऊपर लिख देते हैं 1 एम्पियर। फिर इसमें 2 एम्पियर करंट भेजते हैं और जहाँ पॉइंटर आके रुकता है वहाँ लिख देते हैं 2 एम्पियर। फिर इसमें 3 एम्पियर करंट भेजते हैं और जहाँ पॉइंटर आके रुकता है वहाँ लिख देते हैं 3 एम्पियर। इस तरह से
नॉन करंट्स भेज के इस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर लेते हैं। और अब बाद में जब हम कोई अननोन करंट भेज रहे हैं और पॉइंटर यहाँ आके रुक रहा है और अगर उसके ऊपर लिखा है 4, इसका मतलब अब जो आपने करंट भेजा है वो 4 एम्पियर है। इस तरह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया जाता है। पहले नॉन करंट भेजते हैं और पॉइंटर जहां हमें पता है पहले 1 एम्पियर भेजा है, अब जब पॉइंटर आके रुका वहां पे लिख दिया 1 एम्पियर। बाद में जब अननोन करंट भेजेंगे और पॉइंटर यहाँ आके रुकेगा तो इसका मतलब इसमें 3 एम्पियर करंट जा रहा है। इस तरह से किसी भी स्केल को कैलिब्रेट किया जाता है और इस पर भी हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कैलिब्रेशन के हिसाब से हम लोग गैल्वेनोमीटर्स को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है वो जिसमें स्केल यूनिडायरेक्शनल है, मतलब 0 इज एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्केल, यहाँ 0 है और पॉइंटर केवल इधर जाता है। जब आप 2 एम्पियर करंट भेजोगे तो पॉइंटर यहाँ के रुक जाएगा, जब 3 एम्पियर करंट भेजोगे तो पॉइंटर यहाँ के रुक जाएगा। ऐसे यहाँ स्केल, ऐसे या स्केल पे पॉइंटर हिलता है। बाई डायरेक्शनल स्केल में 0 इज एट द सेंटर ऑफ द स्केल, समटाइम्स 0 इज एट द सेंटर ऑफ द स्केल। ताकि क्या है कि अगर पॉइंटर यहाँ, तो क्या है कि पॉइंटर यहाँ आके रुका हुआ है, पॉइंटर यहाँ आके रुका हुआ है तो आपको पता नहीं कि करंट 0 है, ये सर्किट ही इनकम्प्लीट है। और इसमें अगर यहाँ आके रुका है तो करंट पक्का 0 है, नहीं तो करंट इधर जाएगा कि करंट इधर जाएगा। मेनली हम लोग इसमें खाली यही देखना चाहते हैं कि मोस्टली मेजर भी कर लेते हैं, पर अभी जो हम जिन एप्लीकेशन में बात कर रहे हैं हमें उनमें खाली इतना देखना पड़ेगा कि डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, कि डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स राइट। डिफ्लेक्शन इधर जा रहा है तो पॉजिटिव करंट है और डिफ्लेक्शन इधर जा रहा है तो उल्टी डायरेक्शन में करंट है। बस खाली ऐसा ही मेनली हमें तो अभी इन्हीं की ज्यादा बात करनी होगी। मेजरमेंट में तो एक्चुअली हम इन गैल्वेनोमीटर को पहले एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर करंट नापते हैं। गैल्वेनोमीटर एज सच बहुत ज्यादा करंट्स नहीं नाप सकता। ये जो गैल्वेनोमीटर्स होते हैं टिपिकली इनका रेजिस्टेंस 100 ओम्स की रेंज का होता है और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम लोग G से लिखते हैं। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ये कंडक्टेंस नहीं है, ध्यान दीजिए। यूजुअली गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को G से लिखते हैं और रेजिस्टेंस 1/रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस कहते हैं। तो ये कंडक्टेंस नहीं है गैल्वेनोमीटर का, उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये जो गैल्वेनोमीटर है ज्यादा करंट्स नहीं नाप सकता, क्योंकि अगर हम इसमें करंट ज्यादा भेज देंगे तो इस पर जो टॉर्क लगेगी ना वो सडनली बहुत ज्यादा लग जाएगी। तो जो भी डिफ्लेक्शन असेंबली है उसमें कहीं ना कुछ डैमेज हो सकता है। सडन टॉर्क के विदस्टैंड नहीं कर सकते, बड़े डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और सडन बड़ी टॉर्क के हैंडल नहीं कर सकते। तो अगर हम इससे ज्यादा करंट नापना चाहते हैं तो हम बोलते हैं रेंज बढ़ा रहे हैं। अगर ज्यादा करंट्स नापना चाहते हैं तो हम इससे पहले एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर हम थोड़े बड़े करंट्स भी नाप सकते हैं, वो जल्दी ही पढ़ेंगे। गैल्वेनोमीटर अकेले ज्यादा बड़ा करंट हैंडल नहीं कर सकता, उसमें कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा। मैक्सिमम सेफ करंट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, हर गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करते हुए हम उसमें से मैक्सिमम सेफ करंट ही भेज सकते हैं। अगर उससे ज्यादा करंट भेजा तो ये गैल्वेनोमीटर में की डिफ्लेक्शन असेंबली में कुछ ना कुछ फॉल्ट हो जाए। ज्यादा करंट भेज नहीं सकते, ज्यादा करंट भेजेंगे तो नुकसान होगा। जो मैक्सिमम सेफ करंट है ना, इसकी वैल्यू यूजुअली मे बी 10 मिली एम्पियर की रेंज की रहती है। 10 मिली एम्पियर करंट भेजने से इससे ज्यादा करंट भेजा तो इसमें कुछ ना कुछ नुकसान होने के चांसेस है। थोड़ा बहुत वेरिएशन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन चेंज कर देंगे तो आपसे 10 मिली एम्पियर को मे बी 100 मिली एम्पियर तक ले जाएंगे। और डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट बनाना है, माइक्रो एम्पियर से करंट्स नापने हैं, तो आप जानबूझ के जो मैक्सिमम सेफ करंट है मे बी वो 10 माइक्रो एम्पियर बनाएंगे, 1 मिली एम्पियर बनाएंगे तो फिर 1000 माइक्रो एम्पियर तक के करंट नाप सके। तो ये कंस्ट्रक्ट हमारी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है कि हमने किसका मैक्सिमम सेफ करंट क्या डिजाइन किया है। इट इज अप टू आवर डिजाइन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, IFS। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब यहाँ मान लीजिए 10 लिखा है तो कितना करंट भेजें ताकि पॉइंटर यहाँ आके रुके। इसका पूरे स्केल पे यहाँ तक कैलिब्रेशन है, तो ये 9 पे नहीं रुक रहा, 8 पे नहीं रुक रहा। हम वो करंट जिससे पॉइंटर यहाँ आके रुकता है राइट एंड पे, उसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहते हैं। और इससे आगे ना जाए इसीलिए यहाँ पे हम वो स्टॉपर अड़ा देते हैं
यहाँ ऐसा वर्टिकल, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है गैल्वेनोमीटर का स्केल हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है, तो यहाँ वर्टिकल एक ऐसा छोटा सा स्टॉपर उड़ा देते हैं ताकि पॉइंटर इसके आगे जा भी ना पाए। ये मैंने स्टॉपर एक डायग्राम में दिखाया, ठीक है। तो जो एक्चुअली मैक्सिमम सेफ करंट है ना, मैक्सिमम सेफ करंट जितना है, बस दैट शुड बी एबल टू क्रिएट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जो मैक्सिमम सेफ करंट है दैट शुड बी एबल टू क्रिएट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इससे ज्यादा करंट हमें नहीं भेजना चाहिए। अब पॉइंटर अगर यहाँ आ गया और इसके आगे कैलिब्रेशन से नहीं है और स्टॉपर भी लगा है, तो इससे ज्यादा करंट भेज के क्या करोगे? जब तुम्हारा पॉइंटर यहाँ है तो और करंट भेज सकते हो, पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, और करंट भेज सकते हो, पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। एक बार अगर यहाँ पर आ गया तो आपको पता है कि बस अब फुल स्केल का रिफ्लेक्शन हो गया, इससे ज्यादा करंट हमें भेजना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली अगर इससे ज्यादा करंट भेज दिया तो इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो जाएगा। इस तरह से हम अपनी डिजाइन करते हैं कि जितना मैक्सिमम करंट ये हैंडल कर सकता है ये इंस्ट्रूमेंट, बस वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्रिएट कर दे। I full scale IFS is a constant for a given galvanometer. It depends only on construction of the galvanometer. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फिर कि इसका मतलब अगर हम इसको फैक्ट मान लें तो इसका मतलब ये है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में या पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दें तो गैल्वेनोमीटर में करंट चेंज हो सकता है, बट उसका IFS जो है वो दैट इज स्टिल अ कांस्टेंट। करंट चेंज हो जाएगा और फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी तो वो करंट पैदा नहीं करेगा। अगर आपने इसके पैरेलल में या चलिए इसके सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ दिया और ये वोल्टेज तो अभी भी आपने उतना ही लगाया हुआ है, तो इसमें जाने वाला करंट कम हो गया तो डिफ्लेक्शन भी तो कम हो गया। अब उसको आप फुल स्केल डिफ्लेक्शन थोड़ी ना बोलेंगे। IFS अभी भी सेम है। अब आप वोल्टेज बढ़ा दीजिए, अगर आप वोल्टेज बढ़ा देंगे तो फिर से जब इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा तो सर्किट में करंट सेम जा रहा होगा। क्लियर है? अगर मैंने रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिया तो माना कि वोल्ट करंट कम हो गया तो डिफ्लेक्शन कम हो गया। अब डिफ्लेक्शन कम हो गया तो इसका नाम फुल स्केल डिफ्लेक्शन, करंट तो बचा ही नहीं ना। अगर आप चाहते हैं कि अभी भी डिफ्लेक्शन फुल स्केल का हो जाए तो आप वोल्टेज बढ़ाइए और अभी भी आप उतना मैक्सिमम करंट भेज सकते हैं जितना ये हैंडल कर सकता है, जब तक इसका स्टॉपर पॉइंटर को रोक ना दे। इसलिए जो IFS है that depends upon the construction of the galvanometer and does not depend upon in the manner how it is connected in the circuit. So galvanometer has 100 divisions, उसके full scale में total 100 divisions है और इसकी करंट सेंसिटिविटी 2 डिवीजन पर मिली एम्पियर है। फाइंड IFS। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है ये तो मुझे नहीं मालूम, पर मैं इसकी यूनिट से डिसाइड कर समझ जाऊंगा। इसकी यूनिट्स पे फोकस करिए, यूनिट्स पे फोकस करिए कि 100 डिविजन्स का डिफ्लेक्शन पैदा करने के लिए कितना करंट चाहिए। ओके, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है मुझे नहीं पता, पर मुझे यूनिट्स चाहिए। यूनिट से मैं सब समझ जाऊंगा। मुझे IFS निकालना है, शायद मुझे देखना है कितने करंट से 100 डिविजन्स का डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो 1 मिली एम्पियर से 2 डिविजन्स का डिफ्लेक्शन होता है, तो 50 मिली एम्पियर से टोटल 100 डिविजन्स का डिफ्लेक्शन हो जाएगा। I फुल स्केल यानी करंट which will produce a deflection of 100 divisions. So this is current required to produce the total number of divisions. Total number of divisions upon current required per division, for deflection per division. तो total number of divisions है 100। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख भी देता हूँ डिविजन्स, और करंट रिक्वायर्ड पर डिवीजन है वो 1 मिली एम्पियर, वो 0.5 मिली एम्पियर। ये 0.5 मिली एम्पियर है, 2 डिवीजन 1 मिली एम्पियर से, तो 1 डिवीजन 0.5 मिली एम्पियर से। करंट रिक्वायर्ड पर डिवीजन
बेसिकली हमें किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही दिख रहा है। जब 1 मिली एम्पियर से 2 डिवीजन होंगे तो 100 डिविजन्स का डिफ्लेक्शन कितने मिली एम्पियर से होगा। अगर मैथमेटिकली चाहिए तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसा करिए कि ये डिवीजन डिवीजन कैंसिल हो जाए, कुछ ऐसा करिए डिवीजन डिवीजन कैंसिल हो जाए, तो करंट रिक्वायर्ड फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ वन डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। एक डिवीजन के लिए जो मुझे करंट चाहिए, अब मुझे अगर करंट चाहिए तो ये मुझे न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा, तो इस पूरी चीज को मैं पलट के लिख देता हूँ। मुझे मिली एम्पियर वाली चीज ऊपर चाहिए, डिवीजन वाली चीज नीचे चाहिए, इनटू 100 डिविजन्स, ताकि ये कैंसिल हो जाए। बस इस तरह से रीअरेंज कर लीजिए कि डिवीजन डिवीजन कैंसिल हो जाए, क्योंकि आपको जो आंसर चाहिए उसमें मिली एम्पियर में आंसर चाहिए, तो डिवीजन वाला टर्म कैंसिल हो जाना चाहिए। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, total number of divisions upon current for reflection of one division, ऐसा upon deflection created by upon number of divisions deflected per milliampere, ऐसा कुछ। तो ये टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स होगा 100 और 1 मिली एम्पियर से जितने डिविजन्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो है 2। बस मेन बात ये है कि आप तो डायमेंशनली करिए, डिविजन्स कैंसिल होने चाहिए और एम्पियर मिली एम्पियर करंट वाला टर्म न्यूमरेटर में बचना चाहिए। नेक्स्ट, a resistance box, a battery and a galvanometer are connected in series. The galvanometer is now shunted by a resistance. शंट मतलब आपने उसे पैरेलल में जोड़ दिया और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है S। फाइंड अ चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स सो दैट द करंट फ्रॉम द बैटरी रिमेन्स अनचेंज्ड। ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसमें कि हम वेरिएबल रेजिस्टेंस इंक्लूड कर लेते हैं, जो की हम निकाल लेते हैं उतना रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड हो जाता है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, बैटरी है और ये गैल्वेनोमीटर सीरीज में जुड़ा है, ठीक है। और सीरीज में जुड़ा है मतलब ये सर्किट ऐसा कंप्लीट भी है ऐसा। अब कहता है इसमें क्या चेंज करें, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए हमने R से चेंज करके R डैश कर दिया, इसका नया रेजिस्टेंस R डैश है, R से इसका रेजिस्टेंस हमने चेंज करके R डैश कर दिया, so that the current from the battery remains unchanged. इसमें हमने शंट कर दिया, शंट मतलब पैरेलल, ऑल्टरनेट पाथ, ये शंट कर दिया। गैल्वेनोमीटर को शंट कर दिया, इसका रेजिस्टेंस पहले R था। मान लीजिए रेजिस्टेंस बॉक्स की कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं, उसमें से जो की आप निकाल लेते हैं, की जो है वो शॉर्ट सर्किट कर रही होती है, करंट यहां से डायरेक्ट जाता है। जो रेजिस्टेंस आप निकाल लेते हैं, अब उतना अब ये की तो निकल आई बाहर, तो ऊपर तो ओपन सर्किट हो गया, अंदर उतना रेजिस्टेंस यहाँ होता है, यहाँ उतना रेजिस्टेंस होता है जितने की आप ऊपर से निकाल लेते हैं। अगर इस पे लिखा है, इस की पे लिखा 100 ओम्स और पहले तो ये की मेटालिक है, ये शॉर्ट सर्किट कर रही है, जैसे ही आप इसे बाहर निकाल लेंगे तो अंदर 100 ओम का रेजिस्टेंस पाथ में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल में हमने गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को G माना है। पहले ये कंडीशन है और बाद में ये कंडीशन है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम G लेते हैं, इसी के टर्म्स में आंसर बनाना है। बाद में यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं R डैश है और बाद में ये G है और ये शंट है और ये उसी बैटरी से जुड़ा है, जो बैटरी यहाँ जुड़ी है। पहले ये सर्किट है और बाद में ये सर्किट है और बैटरी सेम है। G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, S शंट का रेजिस्टेंस है, R डैश शायद रेजिस्टेंस बॉक्स में नया रेजिस्टेंस है और आपको R डैश माइनस R निकालना है। देखिए इस बैटरी का ईएमएफ का नाम कितना है वो तो मैंने सवाल में लिखा भी नहीं है, यानी दैट इज इमटेरियल।
कहता है सो दैट द करंट फ्रॉम द बैटरी रिमेन्स अनचेंज। और अगर बैटरी से करंट अनचेंज रहना है तो उसकी एक ही कंडीशन है कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस सेम रहना चाहिए, आर इक्विवेलेंट शुड रिमेन सेम। अगर रेजिस्टेंस सेम रहेगा तो ही तो बैटरी से चलने वाला करंट सेम रहेगा। पहले जो बैटरी को रेजिस्टेंस मिल रहा है वो है आर प्लस जी, और बाद में जो बैटरी को रेजिस्टेंस मिल रहा है वो है आर डैश, और ये दोनों पैरेलल में हैं, प्लस जी एस अपॉन जी प्लस एस। अब इसमें से मुझे आर डैश माइनस आर निकालना है। आपको एक लॉजिक का स्टेटमेंट ये शुरू करना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं इस बैटरी में से करंट सेम रहे तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए ना। तो अगर आपने पैरेलल में यहाँ बढ़ा लिया, इस रेजिस्टेंस को आपने कम कर लिया, तो इसको बढ़ाओ। अब ये रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा, पैरेलल में इसका रेजिस्टेंस कम हो गया तो इसको बढ़ाओ। ये जो आर डैश माइनस आर आएगा ये आएगा जी माइनस जी एस अपॉन जी प्लस एस, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस जी एस माइनस जी एस अपॉन जी प्लस एस। तो जो आर डैश माइनस आर है, रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस में जो चेंज है वो है जी एस अपॉन जी प्लस एस। ये है कहानी, जी एस अपॉन जी प्लस एस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो आर डैश माइनस आर है इसको यहां लिख देता हूं। मेरे को एक्चुअली आर डैश माइनस आर निकालना है क्योंकि आर डैश बड़ा रेजिस्टेंस है, तो आर डैश माइनस आर है जी माइनस जी एस अपॉन जी प्लस एस, सो दैट मेक्स इट जी स्क्वायर प्लस जी एस, ये वाला माइनस जी एस अपॉन जी प्लस एस। तो जो डेल्टा आर है, जो रेजिस्टेंस बॉक्स में आपको एडिशनल रेजिस्टेंस इंक्लूड करना है, उसका आंसर है ये जी स्क्वायर अपॉन जी प्लस एस। बस अगर वो कह रहा है बैटरी से चलने वाला करंट सेम रहना है तो इसका मतलब है कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस सेम रहना है। All right, so that is all for today. Thank you.